वक्फ धार्मिक संस्था नहीं है, मैं वही तो आपको बोलना चाह रही हूँ। ये लाइन ही लोगों को पता चलनी चाहिए जो आप कह रहे हैं। वक्फ जो है धार्मिक संस्था नहीं है, कोई मस्जिद या दरगाह की कमेटी नहीं है। सिवाय कौम को गुमराह करने के और बस भड़काने के और तुष्टीकरण की राजनीति करने के, और किया क्या है। कौम के लिए एक अच्छा काम हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री साहब जब एक अच्छा काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको तो दिक्कत होगी। इतने साल जब वो शासन में थे, उनकी पार्टी जब थी सत्ता में, तो आपने क्यों नहीं किया कोई अच्छा काम। ये जो है कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या प्रैक्टिस पे कोई अटैक नहीं। कौसर जहाँ कह रही है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो ममता बनर्जी की शय पर हो रहा है, और वो अगर बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो उनकी योग्यता पर सवाल उठना लाजमी है। वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट से तो पारित हो गया, लेकिन जो अब असली लड़ाई है वो संसद की दहलीज पर पहुंच गई है। वहां पर तर्क दोनों ही पक्षों की तरफ से दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एक दूसरी लड़ाई पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रही है, जहां पर हिंदुओं को सरेआम मारा काटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। मेरे साथ दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन हैं कौसर जहां, जो इस मुद्दे पर हम उनसे बातचीत करेंगे। कौसर जी, कपिल सिब्बल साहब तो बहुत दलीलें रख रहे हैं और कोर्ट ने भी जो दलीलें उनकी दी उन पर सवाल भी खड़े किए हैं। पहला तो यही है कि जो बकवाई यूजर है, उन्होंने कहा कि भाई जो मस्जिद या इबादत गाह जो सैकड़ों साल पुरानी है, 300 साल, 400 साल, 1400 की है, 1475 या 1500 जो भी है, उनकी डॉक्यूमेंट्स कैसे लेकर आएंगे? उनके तो डॉक्यूमेंट्स उस वक्त होते नहीं थे। तो ये कब्जा करने के लिए इस कानून को सरकार लेकर आई, आपकी मोदी सरकार। देखिए, जहां तक कपिल सिब्बल साहब की बात है, मैं तो कहूंगी कि उन्होंने जो है सिवाय कौम को उन्होंने उनकी पार्टी ने सिवाय कौम को गुमराह करने के और बस भड़काने के और तुष्टीकरण की राजनीति करने के, और किया क्या है। तो वो किस मुंह से वो ये सारी बातें कर रहे हैं। खुराफाती दिमाग है, केवल लोगों को भड़काओ। जब कौम के लिए एक अच्छा काम हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री साहब जब एक अच्छा काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको तो दिक्कत होगी। इतने साल जब वो शासन में थे, उनकी पार्टी जब थी सत्ता में, तो आपने क्यों नहीं किया कोई अच्छा काम। उस वक्त क्या आपको चिंता नहीं थी मुसलमानों की? केवल मुसलमानों का इस्तेमाल किया, तुष्टीकरण की राजनीति की, वोट बैंक की तरह यूज किया। और जहां तक ये जो दलीलें ये जो दे रहे हैं, भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार बिल्कुल मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और इंशाल्लाह जो है। लेकिन उनकी जो दलीलें हैं कौसर जी, वो तो ये कह रहे हैं ना, इबादत गाह छीन लेंगे, मस्जिदों पर कब्जा कर लेंगे, और उसी का डर है कि जो दंगे भड़क रहे हैं। देखिए, माननीय मंत्री जी किरण रिजिजू साहब ने और माननीय गृह मंत्री साहब ने पार्लियामेंट में बहुत स्पष्ट बोला है कि ये मस्जिद और इबादत गाह का मामला नहीं है, बिल्कुल ये अवैध कब्जे का मामला। तो क्यों आप मिला रहे हैं और आप क्यों जनता को बेकार में गुमराह कर रहे हैं आप? जब एक अच्छा काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये लोग इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने शासन में तो कुछ अच्छा किया नहीं। तो ये जो है मुसलमान कौम को आज भाजपा की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री साहब जो है, जो वाकई में मुसलमानों के लिए सोचा और कौम को आगे और मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो है पीछे खींच रहे हैं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। लेकिन इसमें दूसरी दलील ये भी है कि इसमें गैर मुस्लिम लोगों को भी जगह दी जा रही है कि वक्फ का मामला है, धार्मिक मान्यता के हिसाब से धार्मिक संस्थाओं में। क्या कोर्ट ने भी कहा कि क्या हिंदुओं की जो संस्था होती है, धार्मिक संस्थाएं, क्या उनमें भी आप रखना चाहेंगे किसी मुस्लिम को? इसमें क्यों ऐसा? देखिए, पहली बात तो ये जो है कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या प्रैक्टिस पे कोई अटैक नहीं है। ये कोई मस्जिद या दरगाह की कमेटी नहीं है, ये कौम की वेलफेयर के लिए है ये, राइट। तो इसमें जो है नॉन मुस्लिम को अगर रखा गया तो जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, सबको इंक्लूड किया गया है। आप ये बताइए, जो मुसलमान कौम में तो जो अहमदिया थे या फिर जो बोराज थे, उनको भी तो छोड़ दिया गया था। उनको भी प्रतिनिधित्व उनको भी मिला है, जो कि उनको तो बिल्कुल मिलना चाहिए था। खैर, तो ये है कि अब आप किसी जिले में या फिर किसी कोर्ट में अगर जाएं, वहां पे अगर दो मुसलमानों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए, वहां का डीएम या डीसीपी अगर वो हिंदू है, तो क्या वो उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकता क्या? लेकिन क्या दलील ये है कि क्या हिंदुओं के भी बोर्ड जितने होते हैं धार्मिक संस्थाओं के, उनमें भी रखेंगे क्या? देखिए, वक्फ धार्मिक संस्था नहीं है, मैं वही तो आपको बोलना चाह रही हूँ। ये लाइन ही लोगों को पता चलनी चाहिए जो आप कह रहे हैं। वक्फ जो है धार्मिक संस्था नहीं है, कोई मस्जिद या दरगाह की कमेटी नहीं है।
मस्जिद या दरगाह कमेटी में अगर हिंदू को जगह मिले तो बिल्कुल वो नहीं होना यानी चाहिए। कि सिब्बल साहब ने ये दलील दी है वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। सिब्बल साहब केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सिब्बल साहब और उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कौम के लिए क्या किया है, मुझे ये बताइए ना, एक भी अच्छा काम बताइए उन्होंने किया क्या है सिवाय भड़काने के। इतने साल उनका शासन रहा, मुसलमान महिलाएं हो या फिर मुसलमान कौम हो, सोचा केवल इस्तेमाल किया, केवल यूज किया वोट बैंक के लिए, अपनी सत्ता के लिए और कुछ नहीं। इसमें एक और दलील दी है कि कलेक्टर प्रशासन का हिस्सा होता है, यानी कि सरकार जो चाहेगी कलेक्टर वही करेगा। इसमें कलेक्टर को पूरा पावर आपने दे दिया, पावर आपने दिया और जज भी वही होगा, यानी कि सब कुछ आप ही के पास रहेगा, यानी कि सरकार और प्रशासन के पास। तो न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे सरकार से अगर कोई इस तरह का केस आता है विवादास्पद? देखिए अभी फिलहाल जो स्थिति है वक्फ की, जो कुछ लोगों का अपना कब्जा है और वो अपनी मनमानी से चीजों को चला रहे हैं, तो क्या वो सही है? सही नहीं है, इसीलिए तो इसका सुधार हो रहा है ना। तो अगर कलेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट हो तो इसमें क्या बुराई है? होना चाहिए, क्योंकि ये निष्पक्षता और पारदर्शिता आएगी इससे। और जो वाकई में बेनिफिशियरीज हैं या फिर किसी का हक अगर मारा जा रहा है तो उसमें उस पे जो है चेक होगा और जो सही फैसला होगा वो होगा। तो इसमें क्या समस्या है उनको? समस्या आ रही है तभी तो। देखिए समस्या बस यही है कि वो जो है वो उनकी पार्टी और ये जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, मैं इनसे ये पूछती हूँ कि वाकई में आप कौम की बेहतरी चाहते हैं? अगर आप चाह रहे होते ना तो आप विरोध नहीं तो क्या चाह रहे हैं फिर ये लोग? ये नहीं चाहते हैं कि कौम के लोग जागरूक हों। अगर जागरूक हो गए तो फिर इनका काम कैसे चलेगा? भाई कौम के नाम पर जो है जो दुकान चला रहे हैं या फिर जो अपनी ठेकेदारी कर रहे हैं तो उनका क्या होगा फिर? दे फीलिंग इनसिक्योर। लेकिन ओबीसी साहब भी ये कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं काला कानून है और लड़ाई संसद में तो उन्होंने लड़ी, हालांकि पारित हो गया कानून, वो कोर्ट में, और अब सड़कों की भी बात कर रहे हैं कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आंदोलन की बात कर रहा है सड़कों पर उतरने की, वो साथ है। देखिए ओवैसी साहब ने तो कौम को भड़काने का पूरा ठेका ले लिया है। वो जो है, ये बताइए, मुस्लिम कौम में कुछ भी के लिए कुछ भी अच्छा काम होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी या मोदी सरकार कुछ भी अच्छा काम करती है तो उसका तो आंख मूंद के उनको तो विरोध करना ही है, जिसको बोलते ना हैबिचुअल ओपोनेंट्स। उसमें जो है ठोस तथ्य क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन विरोध पहले कर देंगे जी। विरोध के लिए विरोध करना। अच्छा, बिल्कुल विरोध के लिए विरोध करना। अच्छा, और दूसरा ये है कि ये ना एक महिला विरोधी सोच भी है। आप देखिए जो वक्फ में जो है महिलाओं की भागीदारी की जो बात की जा रही है उसमें भी उनको दिक्कत है। भाई महिलाओं के आगे आने से आपको क्या समस्या है? आप मुझे बताइए, उनकी पार्टी में एक महिला का नाम बता दीजिए जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया। हम जो है 21वीं सदी में हैं, माननीय प्रधानमंत्री साहब एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी कट्टरपंथी सोच और तालिबानी शासन ये वही चाहते हैं। ये तालिबानी सोच है ओवैसी साहब की, बिल्कुल है। ये जो है, आप देखिए मुसलमान भी आज मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। जो बिल्कुल पिछड़े मुसलमान हैं, जो मतलब जिनको किसी ने पूछा नहीं, आज हम उन्हें भी जोड़ना चाहते हैं। वी बिलीव इन इंक्लूसिवनेस, सबको साथ लेके चलना। जैसे मैंने कहा, बोराज, अहमदियाज और बाकी ओबीसी मुस्लिम्स थे जिनका कहीं मतलब नाम निशान नहीं था, लेकिन बड़ी राहत फील कर रहे हैं ओवैसी साहब कल, जब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और जो इसके जो 2-3 प्रावधान है इन पर रोक लगाई है कुछ समय के लिए, तो राहत फील हो करे या संवैधानिक है, पूरा मामला ही गिरेगा? उनको संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? ओवैसी साहब को मुझे लगता नहीं कि संविधान पर भरोसा है। और दूसरा ये है कि ये कोई बंद कमरे में तो बैठ के फैसला हुआ नहीं है। इस जेपीसी की जो कमेटी बनी थी उस पर ओवैसी साहब को भी तो जगह मिली थी ना, अपनी बात रखने का पूरा फैसला, सॉरी पूरा हक उन्हें, पूरा समय उन्हें दिया गया था। और मेरे ख्याल से जितना समय या जितनी मीटिंग्स इसमें हुई, इसमें लगा है, तो वो और किसी बिल में जो है मतलब इतनी जल्दी हमें देखने को मिला नहीं है पीछे। हाँ बिल्कुल। और आप बताइए, इतने सारे वक्फ बोर्ड, इतने माइनॉरिटी कमीशंस, इतने जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, सब स्टेक होल्डर्स से बात हुई है।
इतने एप्लीकेशंस मंगवाए गए देश भर से, ओवैसी साहब को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला, तो अब आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? और दूसरा, अगस्त 2024 में जो बिल आया था और जो बिल अभी आया है उसमें फर्क है ना। दोनों ड्राफ्ट को अगर आप देखें तो बहुत फर्क है। तो ये फर्क कैसे आया? जाहिर सी बात है, सबकी बात सुनी गई ना, चर्चा। इसमें कांग्रेस नेता इमरान मसूद का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया है, बड़ा विवादास्पद बयान है कि उनकी सरकार आएगी 1 घंटे में खत्म कर देंगे इसको, 1 घंटे में। देखिए, इमरान मसूद साहब तो वो आदमी है और वहीं बोला है जहां पर वो एक बयान आया था कि कुछ समय 15 मिनट दो हैदराबाद में, ओवैसी साहब के इलाके में बोले हैं। देखिए, इमरान मसूद साहब तो वो आदमी है जो 2014 में जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री साहब के लिए क्या कहा था, बोटी बोटी काट देंगे। किस तरह की विचारधारा है ये? किस तरह की सोच है ये? आप दिखा रहे हैं आप क्या हैं। कौम के लिए आपने क्या किया है? जो अभी जो हो रहा है, जो अवैध कब्जे हैं, या फिर जो लोगों की प्रॉपर्टीज या फिर जो उनके हक जो है कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, क्या वो सही है? वो सही है या फिर वो केवल उन लोगों को ही सूट कर रहा है जो इससे बेनिफिट कर रहे हैं? तो मैं फिर कहूंगी, इसका विरोध वही कर रहे हैं जो इलीगल कब्जों से बेनिफिट कर रहे हैं और जो कौम के नाम पे ठेकेदारी कर रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं। मुसलमान कौम के लिए पिछले 10-11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री साहब के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बिल्कुल स्वर्णिम काल रहा। लेकिन ये तो कह रहा है कि कांग्रेस की जहां जहां राज्य सरकार है वहां इसको आने ही नहीं देंगे। साफ साफ चेतावनी, साफ साफ धमकी एक तरह से कांग्रेस के नेताओं की है, खासकर मसूद की। देखिए, ऐसे लोगों को तो मैं क्या कहूं। ये मैं पहले तो ये पूछती हूँ इनसे कि वाकई में ये कौम के हितैषी हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है। अगर ये होते तो कुछ काम किया होता आपने ना। आपके कार्यकाल में जो है क्या हाल हुआ है मुसलमानों का, खासकर मुस्लिम महिलाओं का। आपकी सरकार ने क्या दिया उन्हें, सिवाय केवल इस्तेमाल किया उन्हें, ओनली यूज देम एंड थ्रू देम। महिलाओं की आप बात कर रही हैं, ममता बनर्जी भी महिला है। वो तो जैसे ही बिल पारित हुआ वो तुरंत मौलाना और इमामों के पास जाना शुरू कर दिया। बंगाल में तो हिंसा भी शुरू हो गई। देखिए, ममता जी तो तुष्टीकरण की ही सियासत करती हैं। उनकी सरकार वायलेंस रोकने में तो बिल्कुल फेल है। और जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में फिलहाल, मैं तो कहूंगी राष्ट्रपति शासन फौरन लगना चाहिए वहां पे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो आप क्यों उपद्रव और आप क्यों वायलेंस करवा रही हैं? आप तो खड़ी हुई हैं, जो है बीजेपी वाले करवा रहे हैं सारा कुछ, उनके इशारे पर हो रहा है। भाई, बाहर से लोग आप भेज रहे हैं आप लोग। उपद्रवियों के को जो है ममता जी की ही शय है। भाई, आप ये बताइए, इसका मतलब आप कितनी इनएफिशिएंट मुख्यमंत्री हैं, जो आपके राज में जो है चीजें हो रही हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप अपनी बात पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना। जैसे सो शेमफुल भाई कि आप कह रहे, अच्छा शासन आपका है, मुख्यमंत्री आप है, बीजेपी करवा रही है वहां पे। वाह रे वाह, तो आप कंट्रोल करिए ना, आप रुकवा क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि वो खुद चाहती हैं कि ये हो। वो खुद एक महिला है, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो खुद एक महिला है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को की भागीदारी की बात की जा रही है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए इस चीज को, बजाय कि वो ऐसी हरकतें कर रही हैं। चलिए, कड़क चर्चा में कौसर जहां कह रही है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो ममता बनर्जी की शय पर हो रहा है और वो अगर बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो उनकी योग्यता पर सवाल उठना लाजमी है और ऐसे में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और जहां तक कपिल सिब्बल की बात है, खुराफाती दिमाग है, ये कौम का भला चाहते ही नहीं है।